हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के पेपर नंबर प्रथम की बात करेंगे, जो कि आपका है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब्जेक्ट आपका है द्वितीय वर्ष का फर्स्ट पेपर, यानी कि कॉमन कोर्स भी इसको हम कहते हैं। और कॉमन कोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। इसमें अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है, हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये 4 वीडियोज के रूप में आपको मिल जाएगा और ये सारे टॉपिक उसमें कवर कर दिए गए हैं। फिलहाल हम 1.5 की बात करेंगे, जो कि हमारा है कि शिक्षा की सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को और कैसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पूछने के तरीके पे। तो इसको 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में हुए परिवर्तन का वर्णन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, या फिर भारत में शिक्षा प्रणाली में हुए तकनीकी परिवर्तन और उनके परिणाम का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको अगर अभी अच्छे से जान लेंगे यहीं पे, तो फिर आपके पेपर में ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो किसी भी प्रकार से। बाकी 4 वीडियोज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बेटा आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब आने वाला है और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। यदि अभी से पढ़े रहेंगे तो लास्ट में आपको केवल रिवीजन करा दिया जाएगा, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो एक सतत परिवर्तनशील क्षेत्र है, जो सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ये विकसित हो रही है। 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं, जो न केवल शिक्षण पद्धतियाँ या फिर शिक्षण सामग्री या फिर मूल्यांकन प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि ये संपूर्ण शिक्षा संरचना को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आप इसको ग्रामीण के क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। आप अपने ग्रामीण में बेसिक जो विभाग है आपका, उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ भी जो आपका NEP 2020 है, या फिर ऑनलाइन शिक्षा है, कौशल आधारित शिक्षा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, ये सभी एक बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ रहे हैं। चाहे वो शहरी क्षेत्र हों, चाहे वो आपके ग्रामीण क्षेत्र हों, भारत में शिक्षा का जो स्वरूप है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अब आप अपने गांव के स्कूलों में भी जाते होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे कि स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और उसके माध्यम से बच्चों को जागरूकता कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उस पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं बच्चों को, और कैसे उसको चलाया जाता है इसके बारे में भी बताया जाता है। बेसिक से लेकर के उस पर हम काफ़ी कुछ सीखने को पाते भी हैं, उससे टीचर भी सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे भी उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आपके ये शिक्षा में जो ये परिवर्तन है ये काफ़ी लाभप्रद भी है बच्चों के लिए, जो कि उनको एक अच्छा मार्ग दिखा रहा है और पढ़ने में भी रुचिकर लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर कार्य कर रहे होते हैं तो काफ़ी चाव से कर रहे होते हैं और कभी काफ़ी कुछ सीख भी रहे होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे तकनीकी नवाचार और डिजिटल शिक्षा का विस्तार कैसे हो। तो 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचार के रूप में सामने आया है। इंटरनेट के व्यापक प्रसार और सस्ते डेटा प्लान की उपलब्धता में भारत में शिक्षा को डिजिटल रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। जहां पहले शिक्षा केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक ही सीमित थी, वहीं अब इसको हम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जान रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कैसे आप लोगों को शिक्षा दी जा रही है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा भी रहे हैं, और ये कोरोना काल के बाद से आप जान रहे हैं कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ा है।
और उसमें वर्चुअल क्लासरूम भी आ जाता है। डिजिटल कंटेंट जो हैं वो तेज़ी से विकास हुए हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि बायस एकेडमी, वेदांतु, कोर्सेज, क्रोसेरा और अन्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा से हटाकर एक नई डिजिटल प्रणाली में सीखने का अवसर दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो विजुअल लर्निंग और एआई आधारित शिक्षण तकनीकी से छात्रों को जो समझ है उनका विकसित किया जा रहा है और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें काफ़ी एआई का जो वर्जन है उसको डाला जा रहा है ताकि बच्चे उसमें एक तरीके से अपनी रुचि रखें और उसको जानने का प्रयास भी करें। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देखने में समस्या होगी आपको, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें पढ़ के बता दे रही हूँ। भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें आपके स्वयं आता है जो कि विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। उसके बाद हमारा दीक्षा पोर्टल आता है जो शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से ये जोड़ रहा है। कोविड-19 के बाद से ये डिजिटल जो शिक्षा प्रणाली है इसको काफ़ी तेज़ी मिली हुई है, ये आप जानते ही हैं। जब स्कूल और कॉलेज बंद होने के बावजूद छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को अपनाया गया, तब ये बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें आपके स्वयं, दीक्षा, ये सभी चीज़ें आई, जो कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो छात्र या शिक्षक थे दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और फिर उनकी पढ़ाई जारी हुई। यह परिवर्तन शिक्षा प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के शिक्षा के डिजिटल स्वरूप की जो संभावनाएं हैं उसको भी ये उजागर करता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका 2020 यानी नीति 2020 की हम बात करेंगे। ये एक युगांतकारी सुधार है। 21वीं सदी में अगर हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये बदलाव आपके नीति 2020 के रूप में देखा गया है, जिसे 34 वर्षों के बाद संशोधित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और वैश्विक स्पर्धा के अनुसार बनाया गया है। इसमें जो शिक्षा संरचना रखा गया है वो है आपका 5334 शिक्षा में, जहाँ पे पारंपरिक 10+2 शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया था। इसी नई संरचना के तहत बचपन की शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है इसमें, और पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। यानी नीति 2020 के अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुविषयक जो शिक्षा है उसको भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे अपनी रुचि के अनुसार जो छात्र हैं वो विषयों का चयन कर सकें और केवल विज्ञान, कला या वाणिज्य की पारंपरिक सीमाओं में ये बंधे नहीं रहें, बल्कि और भी जो उनका सब्जेक्ट है उसको भी वो वहाँ पे सेलेक्ट करके आगे उसमें भी बढ़ सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को भी स्कूली स्तर पर अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे छात्र व्यवहारिक कौशल भी हासिल कर रहे हैं और रोजगार के लिए भी वो तैयार हो रहे हैं। मूल्यांकन प्रणाली को भी अधिक व्यापक बनाया गया है और इसमें सभी चीज़ें समाहित की गई हैं, जिससे छात्रों को केवल अंकों के आधार पर ही ना आंका जाए, बल्कि उनकी क्षमता को भी देखा जाए, उनके सोचने समझने की क्षमता, उनका नवाचार, उनका व्यवहारिक ज्ञान, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आकलन की जाए और इन सभी की शिक्षा भी उनको दी जाए। अगला पॉइंट है हमारा तकनीकी शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। तकनीकी शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 21वीं सदी में STEM, जिसको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस नाम से हम इसको बुलाएंगे, इसका फुल फॉर्म ये है। शिक्षा को अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिससे छात्रों को नवीनतम तकनीकों के साथ परिचित कराया जा सके और सरकार और विभिन्न निजी संस्थानों ने डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे छात्र भविष्य की तकनीकों से लैस हो सकें। आज के समय में आप देख रहे हैं AI आधारित शिक्षा प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है और ये पद्धतियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही हैं। एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, जो कि छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार भी पाठ्यक्रम को समायोजित किया गया है।
शिक्षकों के लिए छात्रों की समझ को बेहतर बनाने में भी ये मदद कर रहा है। विजुअल लैब और सिमुलेशन तकनीकी के माध्यम से विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को वास्तविक प्रयोगों का अनुभव डिजिटल माध्यम से भी दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे कि कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का महत्व। तो 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है। पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक आधार पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब छात्रों को केवल डिग्री प्रदान नहीं करती है, ये उन्हें रोजगार परक भी बनाती है और उनको बहुत सारे कौशल भी ये सिखाती है। इसे सुधारने के लिए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें छात्र अपने उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर वो भी एक तरीके से रोजगार परक बनते हैं और अपना जो जीवन है वो उसको कह लीजिए कि अपने वास्तविक जीवन में उन्हें रोजगार परक होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे भी ये वहाँ पे परिचित होकर के रोजगार परक बनते हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें, शिक्षा संस्थानों ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या फिर 3D प्रिंटिंग जो है आपका, या वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए सक्षम बनाना है, जिससे वे नौकरी के अवसरों के अलावा खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकें। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की, कि इसका समन्वय कैसे किया जाता है। तो भारत में शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी परिवर्तित हो रही है और भारतीय विश्वविद्यालय अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को अपनाने लगे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। NEP 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसरों की स्थापना की अनुमति दी गई है, जिससे छात्र को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव देश में ही वो प्राप्त कर सकें। जो लोग बाहर जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे, वैसी शिक्षा अब हमारे भारत में भी प्रचलित हो गई है। जैसे कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थान में आपके IITS और IIMS और भी अन्य विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र अगर हम रखें तो भारतीय छात्रों को विदेशी भाषाओं, बहुसांस्कृतिक शिक्षा और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि वो बाहर जाकर के जब भी शिक्षा ग्रहण करें तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक समावेशन कैसे हो। तो 21वीं सदी में आप जान ही रहे हैं कि इस शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाया गया है, जिसमें महिलाएं भी और वंचित वर्ग के जो लोग हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, वो सभी इसमें सुलभता से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना, छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के हों या जनजाति के हों या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हों, सभी के लिए आरक्षण नीतियां रखी गई हैं और उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अधिक अवसर भी दिए गए हैं। जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए विशेष शिक्षण संस्थान और सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे उनकी शिक्षा प्रणाली में भागीदारी को आसान बनाया जा सके। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां और समाधान। 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हुए हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जिन्हें हल करना आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा के प्रसार के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी संस्थानों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। डिजिटल डिवाइड के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सीखने की जो असमानता है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है और जो आपके ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो हमारा AI जनरेटेड वीडियो हो या फिर आप ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हो तो ये सब वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं।
तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी इस बात की ओर संकेत करती है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी नहीं रह गई है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कितना रोज़गार है यहाँ पे। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार के नाम पे बिल्कुल भी शिक्षा विभाग में तो बहुत ही कह लीजिए कि दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि अब स्कूलों में एक टीचर होता है और उसके ऊपर 60-70 बच्चे होते हैं। तो एक टीचर कितना वो शिक्षा देगा, ये आप सोच ही सकते हैं। बाकी ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार ही जाने, उसके अनुसार तो मानक सब भी पूरे हैं, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि शिक्षक भर्ती की जाए। तो आगे देखते हैं, तकनीकी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ में पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रभावी रूप से आधुनिक बनाने की चुनौती भी सामने आई है। कई शिक्षक डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन जो शिक्षण तकनीकी है उससे अनभिज्ञ हैं, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसके कारण जो छात्र हैं वो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो डिजिटल शिक्षा है वो प्राप्त करने में वो असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई होता नहीं है। जो शिक्षक होते हैं वे नई जो पद्धति है डिजिटल की उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। इसके समाधान के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नई शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे वे छात्रों को ये सारी चीज़ें सिखा भी सकें। एक और महत्वपूर्ण चुनौती ये भी आ जाती है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में रटने पर भी जोर दिया जाने लगता है, जबकि आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और व्यावहारिक ज्ञान इसको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कह लीजिए NEP 2020 ने इस समस्या को हल करने के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की भी बात कही है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बहुत सारे ठोस प्रयास करने की भी आवश्यकता पड़ती है। आगे हमारा जो पॉइंट है वो है शिक्षक को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम। शिक्षा प्रणाली को सभी वर्गों के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। डिजिटल संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सस्ती और व्यापक इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के PPP मॉडल के तहत डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाना चाहिए। पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव लाना आवश्यक भी है। छात्रों को न केवल तकनीकी विषयों में पारंगत होना चाहिए, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा, समाजशास्त्र और इन सभी में उनको सीखने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ताकि वे केवल रोजगार परख ही ना बने, बल्कि वे एक जिम्मेदार नागरिक भी बने। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करके छात्रों को केवल अंकों के आधार पर ही आंका जाना ये समाप्त कर देना चाहिए। इसके बजाय उनकी रचनात्मकता, संचार कौशल और समस्या समाधान की जो क्षमता है इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस स्टडी और इंडस्ट्री इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम में अधिक व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन हुए हैं वे केवल पारंपरिक सुधार नहीं हैं, बल्कि वे एक दीर्घकालिक बदलाव की ओर भी संकेत करते हैं। डिजिटल शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीकी, वर्चुअल रियलिटी और बहुभाषी शिक्षा जैसी जो नई अवधारणाएं हैं इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा, आधुनिक और व्यवहारिक, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तभी छात्र आगे पढ़ सकेंगे और अच्छे से उनका भी व्यवहार और रोजगार पर भी हो सकेंगे। आगे भारतीय शिक्षा को अधिक लचीला, कौशल आधारित और नवाचार केंद्रित बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार, शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र जो है इन दोनों में मिलाकर एक दिशा में अगर कार्य करता है तो प्रत्येक जो छात्र है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाए और भारतीय शिक्षा प्रणाली न केवल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि वैश्विक शिक्षा प्रणाली में भी उसकी जो अपनी मजबूत पहचान है वो भी उसे स्थापित करना चाहिए। 21वीं सदी की शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना
नहीं होता है, बल्कि यह छात्रों को नवाचार, उद्यमिता और समाज के समग्र विकास के लिए तैयार करना होता है। तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये आप जानते हैं कि 1.5 की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो कि आपका टॉपिक था शिक्षा की सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार से वो अपनी शिक्षा को मजबूत बना सकते हैं और छात्रों को रोजगार परक बना सकते हैं या फिर उन्हें डिग्री दे सकते हैं। केवल अब डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बच्चों में नैतिक विकास और व्यवहारिक कौशल, समाज कौशल, ये सभी चीज़ें उनमें विकसित करना है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका फर्स्ट यूनिट आपका समाप्त होता है। ये 5 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं और 5 टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द चैनल विजिट करते हुए ये सारे 5 टॉपिक आप देख लें। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आना है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यूनिट 2, जिसमें भारत में दर्शन और शैक्षिक आधार पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात की गई है। इसमें आप 2.1 देखेंगे, जिसमें आप विभिन्न दर्शन, आदर्शवाद जैसे कि प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता या मानवतावाद, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसमें बताएं आपकी समस्या क्या है। उस समस्या को हम ज़रूर समाधान करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जब ज़रूर बताया करें। कमेंट में आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आपने वीडियो वॉच किया है। अगर कोई कमेंट नहीं करता है तो मुझे ये भी लगता है कि आपने वीडियो देखा नहीं है। तो आप लोग प्रयास करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डाला करें। जो भी आपके अंदर हो, मन में चल रहा हो, वो चीज़ें आप उसमें पूछ सकते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और चाहे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तब भी आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आप लोगों को भेज दी गई हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध हैं, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करते हुए सारे प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।